Okay. Hello everyone. Today we are going to start our new topic that is gravitation. Okay. ये grade 9th का topic है. Okay. So let's start. Bilal, am I audible? Yes or no? Okay. तो बच्चे हमने देखा होगा कि सपोज करो हम किसी बिल्डिंग के ऊपर गए, राइट? हम किसी बिल्डिंग के ऊपर गए. हमने क्या किया बच्चे वहां से एक बॉल ली, राइट? और उसे ड्रॉप कर दिया. ठीक है ना? बॉल क्या कर दी? ड्रॉप कर दी. तो ये बॉल क्या होगी? नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, है ना? ऐसे जाते जाते इस पाथ को फॉलो करते करते नीचे पहुंच जाएगी, राइट? फिर एक पर्सन नीचे खड़ा है, एक पर्सन नीचे खड़ा है, राइट? ये क्या कर रहा है बच्चे? इसने भी एक बॉल पकड़ी है. ठीक है. ये इसने बॉल देखो, इस फर्स्ट पर्सन ने बॉल को ड्रॉप किया, वेयरएज सेकंड पर्सन बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं. तो ये ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, मतलब कुछ हाइट को कवर किया, देन वहां रुकी और अगेन नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई और वापस नीचे गिर गई, राइट? मतलब कुछ इस तरह से चला होगा ना बच्चे. देखो, कुछ इस तरह से चला होगा. कोई बिल्डिंग है, राइट? ठीक है. एक पर्सन ऊपर खड़ा है और एक पर्सन नीचे खड़ा है. ओके. इन पर्सन ने बॉल पकड़ी है, इसने भी एक बॉल पकड़ी है. ठीक है. तो बॉल कुछ इस तरह से वर्क कर रही है. ये बॉल पहले क्या करेगा? ये ड्रॉप करेगा. तो ड्रॉप करते करते ये नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी और यहां पहुंच जाएगी, राइट? अगेन सेकंड बॉल, दिस पर्सन क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? इस बॉल को ऊपर फेंकेगा, ऊपर फेंकेगा, सर्टेन हाइट तक जाएगी, फिर अगेन रुक के ये नीचे आ गई, अगेन रुक के ये नीचे आ गई. तो दोनों ही केस में हमने देखा कि बच्चे हमने कुछ एफर्ट नहीं किया था, हमने जस्ट इसको यहां से ड्रॉप किया और इसे यहां से अपसाइड थ्रो किया, अपसाइड. ठीक है. थ्रो किया. बट दोनों ही बॉल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स, है ना? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स. ठीक है. ये नीचे की तरफ आ रही है ना? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आ रही है. ओके. सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो हम देखते हैं कि अर्थ के वो ना अर्थ के सरफेस की तरफ आने की कोशिश करता है ना? बट ऐसा क्यों है? बट ऐसा क्यों है ना? ऐसा क्यों है बच्चे? यस, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. ठीक है. बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, राइट? अब जो फोर्स ग्रेविटी एक्सर्ट करता है, ठीक है, ग्रेविटी एक्सर्ट करता है, लगाता है, ठीक है, उसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? व्हाई इट इज फोर्स? बिकॉज हर ऑब्जेक्ट को अर्थ का सरफेस, मतलब अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ क्या कर रही है? पुल कर रही है ना? हर सरफेस को अपनी तरफ हर चीज को अपनी तरफ क्या कर रही है? पुल कर रही है, राइट? तो हमने फोर्स को हमने क्या किया था? कैटेगराइज किया था किसमें? पुश और पुल में, है ना? सो दैट इज व्हाई ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी इज अ फोर्स. गॉट इट? ओके. अब इसे इस तरह से समझो. ये है अर्थ, राइट? तो अर्थ में क्या है? ग्रेविटी है, ठीक है, जो एक्सर्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? अब ये फोर्स देखो बच्चे, फोर्स है ना? तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर, है ना? फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन फोर्स क्या करेगी? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगाएगी. यस और नो? है ना? तो मैग्नीट्यूड, जिस मैग्नीट्यूड से ये फोर्स लग रही है, और डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड कहां पर बच्चे? अर्थ के सेंटर की तरफ. ठीक है. सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इसे भी फोर्स लग रहा होगा. कहां? डाउनवर्ड. बट डाउनवर्ड ऐसा नहीं कि यहां पर, ऐसा नहीं. ठीक है. इसे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा अर्थ के सेंटर की तरफ. कोई ऑब्जेक्ट यहां होगा, ठीक है, इसे भी फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड. डाउनवर्ड ये वाला नहीं बच्चे, ये वाला नहीं. इसे डाउनवर्ड लग रहा होगा कहां पर? अर्थ के सेंटर की तरफ. ओके.
तो यहां से हमने सीखा, यहां से हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कैसी फोर्स है, पुल, अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपने तरफ, है ना। क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, मतलब खींचती है अपनी तरफ, राइट। बट डायरेक्शन उसकी क्या रहती है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, इसकी वैल्यू क्या रहेगी वो भी देखेंगे, डोंट वरी। बट अभी हमने देखा ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो अट्रैक्ट कर रही है हर ऑब्जेक्ट को, किस कहां पर, अपने सेंटर की तरफ, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से क्या, सपोज हमारा सोलर सिस्टम में ये मेन सेंटर क्या है, सन, यस। सन के अराउंड हमारा अर्थ, अर्थ क्या कर रहा है, जस्ट वेट, ठीक है। ये हमारे सन के अराउंड अर्थ क्या कर रहा है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है बच्चे, रोटेट कर, सॉरी रिवॉल्व कर रहा है, राइट। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व, है ना, लेट इट बी दिस इज अर्थ, ओके। तो जस्ट वेट, तो ये हमारा अर्थ हुआ। तो अर्थ क्या करेगा, इस ऑर्बिट में अराउंड द सन ऐसे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना बच्चे, ऐसे ही चल रहा होगा, है ना, यस और नो, ओके। देखो, अब ये रोटेट करते इस ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं निकल रहा, या इस ऑर्बिट के अंदर क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज यहां पर एक फोर्स लग रही है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सन, ओके। और एक फोर्स लग रही है ड्यू टू इट्स रोटेशन। सिमिलरली रेवोल्यूशन के साथ साथ ये रोटेट भी कर रहा है, जो फोर्स लगा रहा है किस तरफ, बाहर की तरफ, ओके। जो सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। हमेशा किसी ऑर्बिट में या सर्कुलर शेप में कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगती है, उस फोर्स का नाम क्या होता है बच्चे, सेंटीमीटर फोर्स बोलते हैं ना, यस। और जो बाहर की तरफ लगती है वो उसका नाम क्या होता है, सेंटीफ्यूगल फोर्स, सेंटीफ्यूगल फोर्स, ओके। अब देखो, अब अर्थ क्या कर रहा है बच्चे, एक्चुअली में अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ अर्थ बच्चे रिवॉल्व कर रहा है, राइट। अर्थ क्या कर रहा है बच्चे, रिवॉल्व कर, जस्ट वेट, अर्थ क्या कर रहा है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, राइट, कर रहा है ना। अब ये इसी ऑर्बिट ऑर्बिट को इसलिए मेंटेन करके बैठा हुआ है क्योंकि यहां पर जो सेंटीपिटल फोर्स है वो बराबर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ओके। यहां पर जो इसे अंदर की तरफ फोर्स खींच रही है दैट इज सेंटीपिटल फोर्स, ओके। वो बराबर है किसके, सेंटीफ्यूगल फोर्स के, ओके, ओके। बच्चे यहां पर ये आना था, सेंट्री है एक्चुअली में, ओके। लेट मी करेक्ट दिस वन, सेंट्रीपिटल, ओके। एंड अगेन दिस वन सेंट्रीफ्यूगल, ओके। चलो, यहां पर अर्थ इसलिए रिवॉल्व कर पा रहा है इस ऑर्बिट पे क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, ओके। अब देखो ध्यान से समझो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना बच्चे, वो ड्यू टू किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, अर्थ एंड सन, यस, अर्थ एंड सन, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके वजह से है, ड्यू टू इट्स रोटेशन, ओके, गॉट इट। तो ये कंसेप्ट है अर्थ का घूमने का, सिमिलरली बाकी अदर प्लैनेट्स का घूमने का, या अर्थ के अराउंड मून का घूमने, मून के रिवॉल्व होने का, राइट। अगर मून इस ऑर्बिट में घूमता है दैट मीन मून में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, राइट। मून में भी क्या हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स
हाँ, और किस किस की वजह से लग रही है वो? अर्थ और मून की वजह से, राइट? ठीक है, तो हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव फोर्स है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है? अट्रैक्टिव फोर्स है। अब या अब हमने देखा बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, है ना? हमें फोर्स तो बता दिया, अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है? तो इसे निकालने के लिए न्यूटन ने, ठीक है, इसे निकालने के लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला निकाला। न्यूटन पता ना आपको, सर आइजैक न्यूटन, राइट? तो इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला और इसका नाम लिख दिया न्यूटन्स, इसे लिखो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, लिखो इसे, एवरी मास, एवरी मास इन दिस यूनिवर्स, in this universe attract other mass, every other mass which is directly with a force which is directly proportional with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, distance between them, ठीक है? तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हर मास यूनिवर्स में, ठीक है, एवरी मास इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में हर मास एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, फोर्स से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है? पहले बच्चे ये समझ लो, मैं कह रहा हूं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि अगर ए बढ़ता है, ठीक है, यस, यस, इफ ए डिक्रीज करता है तो बी भी डिक्रीज करेगा, दैट मीन दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, राइट? अगर एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। सपोज आप बी को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ए भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, अगर आप बी को कम कर रहे हो तो ए भी अल्टीमेटली कम हो जाएगा, ठीक है? अब सेकंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेकंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, दैट मीन वन अपॉन, ठीक है, इनवर्स, इनवर्स में लिखना है वन अपॉन बी, ओके, दैट मीन अगर आप बी को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप बी को कम कर रहे हो तो ए का ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओके? तो ये मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके? चलो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है, जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, राइट? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, पहले हम ना लेट कर लेते हैं, ये उतार लिया ना बच्चे आपने? ओके, चलो देखो, हमने क्या किया, दो मास कंसीडर कर दिए, लेट इट बी m1, लेट इट बी m2, ओके? इन दोनों का आपस में ना कुछ सेपरेशन में रख दिया, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है बच्चे, d, ठीक है, ये आर सेपरेटेड बाय d डिस्टेंस, ठीक है? देखो a का मास कितना है m1, b का मास कितना है m2, हमने दो ऑब्जेक्ट लिए a एंड b,
ए का मास m1 रखा, बी का मास m2 रखा और उनको आपस में डी डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ए बी को फोर्स लगा रहा होगा और बी ए को फोर्स लगा रहा होगा, राइट। ये फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके मासेस के प्रोडक्ट के, m1 इंटू, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। और सिमिलरली ये फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, दोनों को जोड़ दिया तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। ओके, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके बच्चे देखो क्या है हमारे पास, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, है ना। क्या ये इक्वेशन है? इज दिस इक्वेशन? मैथमेटिक्स में जो इक्वेशन लिखते थे क्या ये वो इक्वेशन है? नो no. क्यों? क्योंकि बच्चे इक्वेशन में ना इक्वल टू आता था, बट यहां पर तो साइन है कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का, है ना, राइट। अब इसे इक्वेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे ना बच्चे, एफ इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में डालते हैं तो इसके साथ कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करवानी पड़ती है, तो यहां पर वो कांस्टेंट है जी। ओके समझे, जब इसे हटाएंगे तो यहां इक्वल टू लगा के साथ में कुछ कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कराएंगे और यहां वो कांस्टेंट है जी। ओके तो जी बाकी सेम लिख देंगे, m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। ओके जी क्या था बच्चे, हमने बोला सर हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया और उसकी जगह कांस्टेंट लगा दिया, है ना, यही था ना। हियर लिख दो, चलो यहां से लिखो, वेयर जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, जी क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। ओके देयरफॉर जी इज इक्वल टू, यहां पर जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखनी है। ओके चलो, तो ये क्या बन गया अभी फॉर्मूला हमारा, F is equal to 6.67 into 10 to the power -11 मास 1 मास 2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये रहा हमारा फाइनल वो फोर्स, ये क्या रहा हमारा फाइनल फोर्स की वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका मास होगा कुछ m1 m2 और हमें पता होगा कि ये कितने दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, राइट। अगर ये डी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं जिनका मास m1 m2 है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू होगी इसके बराबर। हमें क्या करना है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 से मल्टीप्लाई करवा देनी है इसके इसके मास से और डिवाइड करवा देना है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर से। तो हम बता सकते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो क्या है और कितनी वैल्यू के बराबर। ओके सो दिस इज अवर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, उतार लिया आपने यहां तक, ग्रेट। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जी की वैल्यू। ओके अब जी की यूनिट देखिए आपने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो आप कैसे, हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या निकला था, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, राइट। ठीक है, हमें निकालनी है यूनिट ऑफ
G. Okay, where G is the constant of proportionality. Okay, बच्चे इसी के साथ ऐड कर दो, and it is known as, इसी चीज के साथ ऐड करना है, and it is known as universal gravity. Yes, gravitational, wait, गलत हो गया, gravitational constant. ओके, तो कैपिटल जी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, वी हैव, अब हमारा क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा फोर्स का फॉर्मूला ये रहता है, राइट? राइट, अब देखो बच्चे, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, राइट? तो यहां डाला एन. एन इज इक्वल टू कैपिटल जी की जगह कैपिटल जी ही लिखा. ओके, बच्चे मास की यूनिट क्या होती है? केजी. ये भी मास है सेकंड वाला, इसकी भी यूनिट क्या होगी? केजी. दैट मीन केजी मल्टीप्लाई बाय केजी, राइट? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चे? मीटर. ठीक है, यहां पर डिस्टेंस का स्क्वायर है ना बच्चे, तो मतलब यहां पर क्या आएगा? मीटर का स्क्वायर, है ना? यस और नो? तो यहां हो गया न्यूटन इज इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट केजी इंटू केजी, दैट इज केजी स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, है ना? हमें जी एक साइड रखेंगे, हमने जी एक साइड रख दिया और बाकी सारी यूनिट्स एक साइड लेके गए. देखो न्यूटन के साथ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहां से जब ये यहां जाएगा, है ना? जब ये यहां से यहां जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, जब ये किलोग्राम स्क्वायर यहां से नीचे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, केजी स्क्वायर, राइट? तो दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा, न्यूटन एम स्क्वायर केजी माइनस 2. ओके, so this is the whole concept for universal gravitational constant. Okay, okay, I hope you noted down all these things, right? Great. So see you in the next class with next topic.